this chapter is almost done, and barely a few concepts are remaining. Not even concepts. We just have to solve some questions that will help us grasp those concepts. So we don't have to focus much more on this chapter. जितना important है as per the exam, जितना आता है उतना cover हो चुका है. And I was discussing this with sir as well. So he also said, yes, this much is fine. And if we need to discuss further any more about any of the topics, then we can take up classes in future. अभी time है. So, but इतना it's more than enough. So, gravitation में, and इसके बाद बस एक chapter, just let me see कौन सा chapter बच रहा है इसके बाद. Okay, बस just one chapter, work and energy. Okay, fine. So, just a second. Okay, work and energy. उसके बाद बस एक chapter, this will be remaining, and we will cover in maximum 2 to 3 classes. That is it. So modern classical physics खत्म हो जाएगी, and then we can solve numericals question जो भी होते हैं, and then we can take up doubts as well. So let us for just quickly revise. तो last class में revise नहीं करेंगे क्योंकि उस समय भी revise किया था एक बार इस चीज को. आज हम लोग डायरेक्टली एक चीज पे आते हैं. बस एक कन्वेंशंस. लास्ट क्लास आई रिमेम्बर वी वर टॉकिंग अबाउट कन्वेंशंस कि whenever the objects are under the influence of gravity, then there are some conventions which have been designed so as to study their motion, so as to formulate an equation, so as to find out what are their initial velocities, final velocities, what are the time they are taking to go upwards or come downwards. Quickly, just within 5 minutes, I'll just draw it once again. एंड कन्वेंशन सबको याद आ जाएगा कि उसी दिन बताया था ये चीज. जस्ट अ सेकेंड. So yeah, so there are two cases. Okay, first case is you are dropping something, and the second case is you are throwing something upwards. ठीक है. So अब उस दिन we talked कि if this kind of a motion is taking place, then what we can say is that equations of motion will be applicable here. And why did we come to this conclusion? ऐसा क्यों बोला था हम लोगों ने? इसका रीजन ये है कि ये क्या है, वन डिमेंशन मोशन है, 1D, केवल y एक्सिस पे हो रहा है मोशन, y एक्सिस, 1D मोशन है. दूसरी कंडीशन क्या होती है इक्वेशंस ऑफ मोशन की? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. कैसे कांस्टेंट है? g की वैल्यू क्या होती है? 10 या 9.8 जो भी लो. क्या ये वैल्यू बदल रही है? अर्थ के अलग अलग उस पे मतलब डिपेंड, वो चीजें कंसिडर, ज्योग्राफिकल चीजें यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं अभी केवल फिजिक्स में हम लोगों ने कंसिडर किया है कि आइडियल कंडीशंस में क्या ये चीजें बदलेंगी, नहीं बदलेंगी. तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और 1D मोशन है. तो बस यही से हमने डिराइव कर लिया कि हाँ, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, दैट मीन्स वी कैन अप्लाई द इक्वेशंस ऑफ मोशन. बट अब इक्वेशंस ऑफ मोशन तो लगेंगी, लेकिन उसमें थोड़ी टर्मिनोलॉजीज चेंज हो जाएंगी. तो उसके लिए व्हाट डिड वी talk about, we did talk about this in the last class कि दो होते हैं, या तो ड्रॉप हो रही कोई चीज या तो ऊपर फेंकी जा रही है. ठीक है. सो ग्रेविटी का पहले तो ग्रेविटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर क्वांटिटी है. उसका एक डायरेक्शन है, तो उसका डायरेक्शन किधर होता है? ग्रेविटी ऑलवेज पुल्स यू डाउन, नीचे की तरफ. ठीक. तो हमने कन्वेंशन डिजाइन किया कि अगर इसको एक रियल, एक फिलोसफिकल वे में भी देखा जाए, तो जो आपका साथ दे रहा है, जो आपके साथ है, आपको मदद कर रहा है किस चीज में, तो वो हमेशा पॉजिटिव पर्सन होता है. ठीक. ये बॉल नीचे आ रही है, ग्रेविटी भी नीचे आ रही है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं. ठीक. कोई किसी को अपोज नहीं कर रहा है, हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की. तो पॉजिटिव इंसान हो गया वो, या पॉजिटिव वेक्टर हो गया. वेक्टर हमने बात की थी क्या होते हैं. फिर अब कोई है जिसको, जो हमें अपोज कर रहा है. ठीक. ऐसे बहुत लोग हैं जो अपोज करते हैं, तो वो नेगेटिव हो जाते हैं. तो कन्वेंशंस में हमने देखा था कि अगर कोई किसी चीज के साथ हम चल रहे हैं तो वो पॉजिटिव है हमारे लिए. हम किसी के अगेंस्ट जा रहे हैं या कोई हमारे अगेंस्ट जा रहा है, तो उसको जनरली हम बोलते हैं कि नेगेटिव. तो बस यहाँ पे भी यही टर्मिनोलॉजी रहेगी. इक्वेशंस कैसे बदलेंगी वो हम अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इक्वेशंस कैसे बदलेंगी. कन्वेंशन सबको क्लियर
प्लस प्लस और अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब सिंपल बात दिख रहा है यहाँ पे आपको भी कि अगर ग्रेविटी नीचे है, आपने बॉल ऊपर फेंकी, तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो, इसी के अगेंस्ट जा रहे हो तो नेगेटिव हो गए, आप साथ चल रहे हो तो पॉजिटिव हो गए। ठीक, बस यही सिंपल सा कन्वेंशन डिजाइन कर लिया, नॉर्मल जो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी होता है, ये माइनस प्लस होता है ना, ये सब बिलो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के इधर इधर पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम मैथ्स में अच्छे से सब पढ़ाया जाएगा, तो समझ में भी आ जाएगा कि क्या बात हो रही है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। अब इक्वेशंस तो लगेंगी भाई, इक्वेशंस ऑफ मोशन ही लगेगा, लेकिन इक्वेशंस ऑफ मोशन का रूप बदल चुका होगा। वो कैसे बदलेगा? तो दो केस इसमें भी बनेंगे वही कन्वेंशन के हिसाब से। तो पहला तो ये होगा कि अब पहली इक्वेशन हमारी थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक, दूसरी क्या थी? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी क्या थी? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक, कंडीशंस पता है इसकी, 1D मोशन होगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, तो ही ये अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बदल जाएंगी चीजें, बदलेंगी कैसे? सबसे पहली चीज क्या बदलेगी? एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन की जगह आ जाएगा ग्रेविटेशन, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, एक्सीलरेशन ही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा। ठीक, तो अब जल्दी से सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको पूरी इक्वेशन में, तो नई इक्वेशंस कैसी मिलेंगी? v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी एच, अच्छा एस की जगह एच आ जाएगा, क्योंकि अब हाइट जब ऊपर जब कोई चीज फेंक रहे हो तो कुछ हाइट तो कवर करेगी ना, वो कुछ कुछ कवर करेगी, नीचे आएगी तो भी कवर करेगी। someone has raised their hand, it's by mistake, then please tell. Okay, it's by mistake, I guess. If you have a doubt, then please write in the chat box. Okay, so that will cover some height. ठीक है, या हाइट कुछ कवर होगा, इधर भी कुछ हाइट कवर होगा। ठीक है, तो h s की जगह h आ जाएगा, then it will be h is equals to ut plus half square। तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। यहाँ पे s हुआ करता था 2as, अब a की जगह पे आ गया g और s की जगह पे आ गया h। एक बहुत बेसिक है, सबको पता ही है ये चीज, इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक, सो अब ये हमको पता चल गया, लेकिन अब कन्वेंशंस पे आते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने लिखी थी इक्वेशन जनरल इक्वेशंस थी कि सब्स्टिट्यूट करने पे क्या होगा, लेकिन अब एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें हमने बॉल को ऊपर फेंका, ग्रेविटी नीचे लग रही है, बॉल ऊपर जा रही है, बॉल अपने आप, मतलब अपने आप तो ऊपर जाएगी नहीं, फोर्स लगाया कुछ, उसमें कुछ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, बॉल ऊपर गई। ठीक, तो अब बॉल का एक्सीलरेशन जो है, बॉल ने जो गेन किया है वो उसको अपोज कर रही है ग्रेविटी। तो अब अगर हम जैसे मान लो इस केस के लिए एक इक्वेशन लिखते हैं, जो कि हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। अच्छा, ये कन्वेंशंस अभी ऐसे क्वेश्चन जल्दी आने भी नहीं वाले, मतलब कन्वेंशन वाले अगर आएंगे तो एक कन्वेंशन खुद से डिजाइन कर लो कि प्लस मतलब ऊपर ले लेंगे नीचे ले लेंगे, तो उसमें वेलोसिटी को भी हम लोग कर सकते हैं कि हमने एक वेलोसिटी चूज की है। ठीक, कि हमने इस वेलोसिटी को पॉजिटिव माना है, इसको नेगेटिव माना है। ठीक है, क्योंकि इधर भी इस केस में अभी हम लोग नहीं ले रहे हैं जनरली, अभी केवल हम ग्रेविटी इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, केवल हम इसकी बात कर रहे हैं अभी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। ठीक है, अब नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस इस पे यही आते ही हैं कि कन्वेंशंस के हिसाब से क्या होना चाहिए, और कन्वेंशंस के हिसाब से यही होता है कि माइनस है क्योंकि नीचे की तरफ है, v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। अब ये माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ग्रेविटी अपोज कर रही है इसको, इस बॉल को जो हमने फेंकी है ऊपर की तरफ, ग्रेविटी उसको अपोज कर रही है। ठीक, ग्रेविटी जो है उसको आगे नहीं जाने दे रही है, खींचेगी उसको नीचे की तरफ, तो माइनस हो गया, अगेंस्ट हो गई ना हमारे, तो माइनस में हो गया, नेगेटिव। चलो इसको क्लियर करते हैं, अब आते हैं कन्वेंशंस हो गए क्लियर। कन्वेंशंस में किसी को कोई डाउट तो एक बार उस पर मैसेज कर देना चैट बॉक्स में, आई सी। चलो, मास वेट लास्ट टाइम पढ़ा था, सबको क्लियर है अच्छे से, मास वेट में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है,
मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इसी को फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक, ये टर्मिनोलॉजी याद रखना। क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे मैंने बनाए नहीं है बट क्वेश्चन इससे जरूर बन सकते हैं, फ्री फॉल वाले क्वेश्चंस। कि फ्री फॉल में कुछ दे सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्री फॉल, और 4 ऑप्शन दे सकता है कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगेंस्ट ग्रेविटी, कंफ्यूज कर सकता है। ठीक, लेकिन सभी केस में वही रहेगा, अगेंस्ट ग्रेविटी भी जाओगे तो भी ग्रेविटी तो लगी रही है ना, और ग्रेविटी के साथ आ रहे हो तो भी ग्रेविटी लगी रही है, ग्रेविटी तो जीरो हो नहीं रही है। और जीरो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जो कि अर्थ पे तो नहीं है, और जो स्पेस में जिसकी हम लोग बात करते हैं उसको वो मतलब हम लोग फ्री ग्रेविटेशनल स्पेस मानते हैं, उसको नेग्लिजिबल ग्रेविटी होती है। तो ये सब कंफ्यूज कर, आई विल मेक अ क्वेश्चन ऑन दिस एंड देन आई विल ऐड इनटू द पीपीटी, तो उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि ये ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट क्या है और फ्री फॉल क्या है। खैर फ्री फॉल तो अभी क्लियर हो जाएगा, फ्री फॉल बहुत हैवी कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ पे आई हैव कॉपीड सम टेक्स्ट फ्रॉम समवेयर, ठीक है, it would be time taking to type all these things, so अच्छी साइट से आई हैव कॉपीड दिस टेक्स्ट, एक बार हम लोग उसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, एंड लेट्स सी कि ये फ्री फॉल क्या बता रहा है आपको, कि होता क्या है एक्चुअली फ्री फॉल। ठीक, so a free falling object is an object that is falling under the influence, sole influence, remember this thing, sole influence of gravity। मतलब कि हम लोग यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं कि सोल इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी से याद रखना कि देयर इज नो एक्सटर्नल ग्रेविटी और देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट व्हिच इज फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, केवल ग्रेविटी वहां पे। ठीक, और कोई एक्सटर्नल फैक्टर हम काउंट नहीं करेंगे, बल्कि फ्री फॉल के केस में हम लोग एयर रेजिस्टेंस भी नेग्लिजिबल लेते हैं, ये सब चीजें बिल्कुल कंसिडर नहीं करते हैं। फ्री फॉल का मतलब ये है कि एकदम फ्रीली फॉल हो रही है कोई चीज। इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं एकदम, अगर लाइन से पकड़ो, ये सब एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन से तो पकड़ो तो एक एक क्वेश्चन बन जाता है। कल हम लोगों ने देखा भी कि एनसीईआरटी से इतने क्वेश्चन ऐसे ऐसे बन रहे हैं जो कि जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। तो लाइन से क्वेश्चन बन रहे हैं इधर कि कंफ्यूज कर सकता है कि और भी कुछ होता है क्या फ्री फॉल के मोशन में, तो नहीं, कुछ नहीं, केवल सोलली वहां पे एक फैक्टर है जो कि काम करता है, दैट इज ग्रेविटी। Any object that is being acted upon only by the force of gravity is said to be in state of free fall। ठीक, यहाँ पे फिर से एक बार आई एम जस्ट मार्किंग दीज आउट सो दैट व्हेन यू गेट दीज पीडीएफ्स यू आर एबल टू just recall कि what I am trying to imply right now। Just a second, an object only, just focus on this word, only by the force of gravity। I have marked this in bold letters, so ये याद रहना चाहिए, only by the force of gravity। Ideal conditions ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक, there are two important motion characteristics that are true of free falling objects। They see they are written कि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट इनकाउंटर एयर रेजिस्टेंस। ठीक, एयर रेजिस्टेंस नहीं इनकाउंटर करते हैं फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। एंड फिजिक्स में बेसिकली अजम्पशंस पहले से की आती हैं, हाइपोथेटिकल ले लिया जाता है एक कंडीशन कि हम लोग इन सब चीजों को नेग्लेक्ट करेंगे, नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, जस्ट फॉर एक्यूरेट स्टडीज कि जो रिजल्ट आ रहे हैं प्रिसाइज रिजल्ट है, एयर रेजिस्टेंस नहीं होता है। किसी को अगर नहीं पता है एयर रेजिस्टेंस क्या होता है तो कुछ नहीं, वही जैसे फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस जो है तुम्हारा हवा में होता है, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से या एयर में जो कंपोजिशन है उसके वजह से चीजें टेंड टू जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं प्लेन का ही, तो प्लेन हवा में उड़ता है, जमीन पे चलता है वो रनवे पे, लेकिन वो अलग फ्रिक्शन हो गया। ठीक, लेकिन हवा में जब उड़ता है तो प्लेन की बॉडी ऐसे क्यों डिजाइन की जाती है। ठीक, प्रेशर और वो सब को कंसिडर अभी हटा देते हैं, प्रेशर को भूल जाओ, प्रेशर तो होता ही है, बट ऐसी स्ट्रीमलाइन बॉडी उसकी क्यों बनाई जाती है प्लेन की, ताकि इजिली एयर को पियर्स कर जाए वो, ताकि एयर रेजिस्टेंस को वो मैनेज कर पाए। एयर रेजिस्टेंस की वजह से प्लेन के मोशन में कोई दिक्कत ना हो, तो वही एयर रेजिस्टेंस होता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो, जैसे बर्ड्स की बॉडी भी स्ट्रीमलाइन होती है ताकि जस्ट टैकल एयर रेजिस्टेंस। ठीक, ऑल free falling objects on earth accelerate downwards at the rate of 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये s by s लिखा है वो क्योंकि सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखने में दिक्कत होती, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, now often approximated as 10 meter per second square because free falling objects are accelerating towards downwards at the rate of 9.8 meter per second square। A ticker tape trace or dot diagram of its motion would depict an एक्सेलरेशन। ये टर्मिनोलॉजी क्या है इसको इग्नोर करो, डॉट डायग्राम इतना बस पकड़ते हैं इसको। ऑफ इट्स मोशन वुड डिपिक्ट एन एक्सेलरेशन। ठीक,
A dot diagram at the right depicts the acceleration of a free falling object. The position of object at regular intervals say 1 second is shown. एक डायग्राम था शायद, I have not copied that diagram. ठीक, तो कुछ बता नहीं रहा, बस यही बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है, उसकी इस समय पे क्या वेलोसिटी है, उस समय पे क्या वेलोसिटी है. इसके ही तो फॉर्मूले है सारे. इक्वेशंस ऑफ मोशन का तो काम ही यही है कि आप एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे निकाल सकते हैं कि किसकी क्या वेलोसिटी है, क्या एवरेज है, क्या है. ठीक, यही चीज है. The fact that distance that the object travels every interval of time is increasing is a sure sign that the ball is speeding up as it falls downward. ठीक, ये भी समझ में आ रहा है. ठीक, कि बॉल की स्पीड नीचे गिरते समय बढ़ क्यों रही है, इसका रीजन क्या है, कोई बता सकता है एक बार कि बॉल जब नीचे गिर रही है तो उसकी स्पीड बढ़ क्यों रही है, घट क्यों नहीं रही है. एक बार चैट पे एक बार रिप्लाई कर दो, तब तक आई एम proceeding further. Recall from an earlier lesson that if an object travels downward and speeds up, then its acceleration is downward. तो ये यहाँ पे आंसर भी मिल ही गया है, लेकिन और क्या एक रीजन है. एक्सीलरेशन तो बोल दिया किसी ने, अब एक बार बस वो वर्ड चाहिए, ग्रेविटी की स्पीड. ग्रेविटी की स्पीड ऐड नहीं हो रही है, ये टर्मिनोलॉजी सही नहीं है सत्यम, बट हाँ जो कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन भी नहीं बोलेंगे. आई टोल्ड यू ना कि ग्रेविटी इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट इज द टर्म. एंड या फिर यू कैन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये बोलना ग्रेविटेशन का एक पार्ट है ग्रेविटी करेक्टली, बट ग्रेविटी इज द टर्म विच विल बी यूजिंग दिस यहाँ पे, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से क्यों हो रहा है. ठीक, क्योंकि वो नीचे जब आएगी तो क्या हो रहा है, जस्ट थिंक ऑफ दिस, बॉल भी नीचे एंड ग्रेविटी भी नीचे. सो कंबाइंड इफेक्ट, जो कि वहां पे लिखा किसी ने, ग्रेविटी की स्पीड ऐड हो रही है, स्पीड नहीं, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो स्पीड अप कर रही है. ये बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो स्पीड अप कर रही है, दैट इज द करेक्ट टर्म. फिर free fall acceleration is often witnessed in a physics classroom by means of ever popular strobe light demonstration. This is some experiment, or I don't know about this, and even you don't need to know about this. If there is a need for this, I'll be telling you later कि strobe light experiment क्या होता है. ठीक है, ये जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट होता है ये क्या होता है. अच्छा, देयर इज रिटन, इट्स रिटन द रूम इज darkened and a jug full of water is connected by a tube to a medicine dropper. Okay, this is some kind of experiment in which they are trying to gravitational potential. Yes, gravitational potential energy is, yes, fine, but we have not started the next chapter. So I ask you and I request you all, humbly request you all to not to mention those terms which other people might get confused because of these terms. So it's correct, but yes, let's just stick to the topic right now and discuss that what is free fall rather than going into the work and energy section of this chapter. So moving on, the room is darkened and a jug full of water. There is some experiment. The dropper drips water and strobe illuminates the falling droplets. This is some experiment. ये देख लेंगे हम लोग बाद में क्या होता है. Instead of seeing stream of water flowing, okay. अच्छा, ये डॉट डायग्राम से ही कनेक्टेड है. ये टिकर, ये है ना टिकर टेप ट्रेस, दिस वन, जस्ट आई एम जस्ट मार्किंग दीज आउट क्योंकि टर्म्स तो पूछ सकता है. पैटर्न ऑफ ड्रॉप्स ये पर देखेंगे, कोई एक्सपेरिमेंट है, नॉट नेसेसरी राइट नाउ. अभी केवल कॉन्सेप्ट ग्रास्प करना है, क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट बनेगा. ठीक है, सो आई होप अभी तक यहाँ पे सब क्लियर है. फ्री फॉल समझ में आ गया, फ्री फॉल की कंडीशंस क्या है. नाउ दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर. Motion of objects under the influence of gravity. So this is the old equation, the original equation of your equations of motion, and then there is new equations which we have formulated after not considering, but we can say after the experimental studies, we found out that even the motion under gravity, the free fall is 1D motion. Second point, that is under constant acceleration. Hence we have replaced the terminologies. We have replaced A by G and S by H. That is it. ठीक, क्योंकि ये भी हमने देखा कि yes, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, that is nothing but 1D motion and under constant acceleration. ठीक,
वन डी मोशन जरूरी नहीं केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो तो ही वन डी है, किसी भी एक डायमेंशन के अलॉन्ग अगर वन डी हो रहा है तो वन डी मोशन ही होगा, ठीक है। सो इक्वेशंस यहाँ पे you can see it very clearly on the screen. These are the equations. Just have a look. I'll have a sip of water. These we have discussed already. Just have a look क्योंकि आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं, एंड ये डाउट नहीं होना चाहिए कि equations में what are we using and what are the terminologies. एक बार यहाँ पे देख लें सब लोग कि क्या होता है, G क्या है, T क्या है, H क्या है, even the new people who have joined. So just have a look at these. If you are done with this, then please reply and we'll start with the questions. Okay, thank you. So I've picked some questions which are from NCERT and some random questions. Because this is the end of the chapter, so I thought that question solving would be the best way to understand these concepts and just embed these concepts into your mind. So now let us see the first question. Okay? To estimate the height of a bridge over a river, a stone is dropped freely. Now just focus on the word freely. Okay? In the river from bridge, the stone takes 2 seconds to touch the water surface in the river. Calculate the height of bridge from the water level. Question सब लोग देख लिया सब लोगों ने? Then we'll start solving. Just read the question and we'll start with the question. I'll solve it. Somebody has answered 20. Okay. Let us see what the answer comes out to be. So now let us solve this question. ठीक, तो अब पहले एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करना बहुत जरूरी है फिजिक्स में, मतलब एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में डायरेक्ट दिमाग में, बट यहाँ पे जरूरी है एक बार के लिए। तो ठीक है, एक बात हो रही है कि कोई सपोज कोई ब्रिज विज है यहाँ पे, ये अपना नैनी ब्रिज है, बट जस्ट कंसिडर दैट ब्रिज ओनली, ठीक है, नैनी ब्रिज है। नाउ पर्सन इज स्टैंडिंग है, ठीक, अब ये ब्रिज टेढ़ा बन गया है, देखो इसको, just a second. I'm not a civil engineer, so sorry for that. अभी सही बना है, ठीक है। तो यहाँ पे खड़ा है, this person is standing on the bridge. This is the river, ठीक है। ये अब इसने क्या किया, नदी में पत्थर फेंका, फेंका नहीं, just read the question फिर से एक बार। अरे यार इसको कैसे, just see this, dropped, focus on the word dropped, ठीक, ड्रॉप पे फोकस करना है हमें। आंसर भी आए लोगों के लगता है 19.6 20, हाँ चलो सही है। हाँ अगर 0.4 0.3 का अंतर है दैट इज कंसिडरेबल, कोई दिक्कत नहीं है, वो जी 10 और 9 पे डिपेंड करता है बेसिकली, एंड 9.8 पे 19.6 आएगा, 10 पे 20 आएगा, फाइन, नो इश्यूज। तो सही आंसर है लगभग, क्योंकि सब लोग मेजोरिटी वही आंसर दे रहे हैं, सो दैट शुड बी द करेक्ट आंसर, बट जस्ट वील सॉल्व इट वंस, ठीक है। सो वी हैव टू फोकस ऑन फ्यू वर्ड्स, ड्रॉप्ड, फ्रीली। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, जस्ट रिमेंबर दिस वन थिंग, इफ अ क्वेश्चन इज सेइंग ड्रॉप्ड,
that means you have to take u as 0. U has to be 0, because just imagine if you are dropping, I am having this pen, I'm dropping this pen. So is this pen having the velocity the moment I drop this pen? It won't be having any velocity, right? By the time it reaches the ground, it will be having some velocity. But if I'm dropping this at this point of time, and even after 1 second of dropping, it won't be having any velocity. After 2-3 seconds, it will gain some velocity due to acceleration, due to gravity. So u0. Now we have to calculate this h. ठीक, यहाँ पे ये hit करेगा. This stone will hit the water surface here. This is h, distance from here till this surface, h. Now, which equation should we go with? I guess h is equals to half of gt square. Now you might think कि अरे ये कौन सी इक्वेशन है, ये तो पढ़ी ही नहीं. But just apply your mind. h is equals to ut plus half gt square. u 0 हो गया है, तो पहला टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, h is equals to ut, तो u into t यानी 0 into t तो 0 ही होगा, तो बचा क्या, हाफ gt स्क्वायर. तो हाफ g, और टाइम कितना दिया था उसमें, टाइम दिया था ना शायद 3 सेकंड का, है ना. g t स्क्वायर, तो ये किया हमने, t स्क्वायर क्या 3 सेकंड का, 9 हो गया. टाइम गलत ले लिया क्या मैंने, तुम लोग का आंसर तो कुछ और आ रहा है. एक जस्ट अ सेकंड. really takes 2 seconds. Okay, fine. Yeah, sorry. 4 seconds I have taken. Sorry, 9 seconds. I took it as 3. Oh. Just a second. तो हाफ g, तो हमने g 10 ले लेते हैं. ठीक, इसको 4 कर देंगे, t स्क्वायर है, 2 सेकेंड्स का 4 हो जाएगा. So now what will happen? ये कट्टा into 4. ये दिख रहा है सबको, एक हाफ g इंटू टी स्क्वायर, यानी टाइम 2 था तो 4 हो गया. ये काटा 2, 20 मीटर है हाइट. ठीक है, सबका यही आंसर आया है ना. चलो फाइन, सही है, सबका सही है. मतलब ये आंसर, किसी कोई इशू, किसी को कुछ समझ में ना आया हो कि ये कैसे हो गया अचानक से, कि जादू कैसे हो गया, यूटी वाली सर वो हटा क्यों दिया आपने, ऐसा कुछ, किसी को कुछ डाउट है then please go ahead. I'll give you 1 minute for a doubt, else we move to the next question. ये बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन है सारे, किसी के गलत होने नहीं चाहिए, और अगर गलत हो भी रहा तो कोई बात नहीं. हाँ, कॉन्सेप्ट शायद नहीं क्लियर होगा तो वो रिपीट कर देंगे फिर से कि क्यों ऐसा हो रहा है. अब हाँ, बट लाइक ये चीज अब कोई नहीं पूछेगा कि इक्वेशंस ऑफ मोशन कहाँ से आई और ये क्या हुआ, क्योंकि वो बहुत पुराना चीज है, वो हम लोग 1 महीना पहले पढ़े थे, तो वो चीज नहीं. बट हाँ, अगर इधर से कोई डाउट है देन प्लीज गो अहेड, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू विद योर डाउट्स. और बाकी जो नए लोग हैं, अगर उनको डाउट्स हैं तो वो भेजें, चैट कर दें, या फिर देखते हैं इफ वी कैन अरेंज फॉर एन एक्स्ट्रा क्लास, दैट वुड बी आल्सो गुड. देखते हैं, लेट्स सी. तो अभी तो मेरे ख्याल से किसी को डाउट इसमें आ नहीं रहा है. क्लियर करते हैं इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके चलो, यहाँ पे ये सोल्यूशन कैसे आ रहा है इसका, जस्ट अ सेकंड. ठीक, चलो. A car falls off a ledge and drops to ground in 0.5 seconds. G को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया है. Now speed on striking the ground. Average speed during 0.5 second and how high is the ledge from the ground. तो इसका सब लोग just don't spam together. एक एक करके एक एक पार्ट का आंसर आई एम आस्किंग. ठीक है, सो लेट्स जस्ट गो विद द फर्स्ट पार्ट फॉर नाउ. अभी कोई दो तीन आंसर जिसको निकाल जा रहे हैं, प्लीज निकाल के जस्ट कीप इट विथ योरसेल्फ, एंड व्हेन आई विल बी आस्किंग देन राइट इन द चैट बॉक्स. तीनों आंसर एक साथ मत लिखना, वरना आई विल गेट कंफ्यूज्ड कि व्हिच पार्ट आर यू टॉकिंग अबाउट. सो जस्ट फॉर द फर्स्ट पार्ट आई एम आस्किंग द आंसर, just for the first part. Just calculate and see. I'll also calculate after you do.
क्वेश्चन नोट हो गया सबका, सो दैट आई कैन स्टार्ट सॉल्विंग. What is the speed? आज से क्या करें? 5 what? किलोमीटर, सेंटीमीटर, meter per second. Yes, unit is important. So for the first part, most of you are saying 5 meter per second. So let us solve this. Okay, so what the question is saying, a car falls off a ledge and drops to ground in itna second. What do we have to find? The speed on striking the ground. So now just tell me, once again the question is saying fall. Question is saying fall. That means u is equals to 0. It's falling off the edge. You're not pushing it, you're not throwing it, it's just falling off the edge. Okay, so that means u has to be 0. And according to conventions also, it's falling down, gravity is down, so positive. So can we go with the first equation? Can we? V is equals to u plus gt. So can we go with this equation? V is equals to u plus of gt. Can we go with this equation? Because we have to find the final velocity. The question is saying the time, the speed with which it's striking the ground. So u has to be 0, g is taken as 10, and the time was given as, once again I've forgotten, 0.5 second. Okay, 0.5 second. So that means 10 into, sorry, this is 0, initial is 0, g is 10, time is 0.5, and that goes, v is equals to 5 meter per second square. Is my answer correct? 5 meter per second square. Is this correct answer? Please tell. Please write in the chat box. Is the answer which I have written in the chat, is it the correct answer? Yes. It's not the correct answer. I have written second square. So is it acceleration which we are talking about, which we are finding out? No. It has to be 5 meter per second. So stay very cautious while reading the answers and while selecting the options, because they can confuse you. निकाला तुमने सही है, okay, but there can be options 5 meter per second square, 5 meter square per second, 5 meter per second. You have to choose. Magnitude सबका same रहेगा, but they'll confusing the options. So वो भी हो सकता है. So please just focus on the units while seeing the answer. So it has to be meter per second, क्योंकि velocity की बात हो रही है. This is not acceleration. Okay. ठीक है, चलो अब सही है ना, 5 मीटर पर सेकेंड, अब सही है आंसर, अब कोई दिक्कत नहीं. चलो अब नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं इसका. व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड्स? ये एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हो, क्योंकि 1D मोशन है ना, 1D मोशन में है स्पीड वेलोसिटी सेम होती है, क्योंकि डायरेक्शन एक ही है. So we are in the question it's written speed, but you can say this as average velocity as well. And why I'm saying this word average velocity, because I just want you to recall that single formula which I've taught you. Does anybody remember that formula? A very simple formula. You don't have to do anything. A simple formula. Shruti has answered 2.5 meter per second. Others please answer as well. Yes. Shruti has written the answer as well as the formula. And why do we use this formula? Because 1D motion में average velocity, average speed निकालनी हो, so this is the formula which we have to use. यहाँ पे displacement और डिस्टेंस हमको मतलब इस पे नहीं जाना है, टेक्निकलिटीज पे नहीं जाना है. हमको पता है 1D मोशन है, ठीक, वी नो दिस थिंग.
ठीक है. So just simply use this formula u plus v by 2 sum of all velocities upon total. इसको ही हम लोग u plus v by 2 बोलते हैं. तो कितनी वेलोसिटीज? दो वेलोसिटीज हैं और सम क्या है उनका? इनिशियल जीरो थी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, फाइनल वेलोसिटी क्या निकाली थी हमने पिछले केस में? 5 मीटर पर सेकेंड, राइट? 5 मीटर पर सेकेंड निकाली थी. तो 0 प्लस 5 अपॉन टोटल वेलोसिटीज कितनी है? दो है. 2 डिवाइड कर दिया, 2.5 मीटर पर सेकेंड आ गया. ये फॉर्मूला डिराइव नहीं करवाया था शायद, वो डिराइव एक बार करवा देंगे कि कैसे ये फॉर्मूला आता है, क्योंकि 1D मोशन है, बहुत इजी है, बट करवा देंगे इसको नेक्स्ट में. अभी थर्ड वाले उस पे आते हैं. हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड एंड व्हाई आर ओनली दीज थ्री पीपल आंसरिंग? अदर्स प्लीज ट्राई. So that because these people I know, they already know physics and they have this knowledge. uh, Even if I don't teach them, they don't attend the class, they'll still get the answers correct because they already know physics. But please, those who have joined new, please they also try, so that I can know that even the newbies, they are also getting the concepts. I won't specifically name anyone, but please try, because all the formulas have been given to you, everything has been provided to you, just have to put in the formula. And if there is any conceptual doubt in equations of motion or equations or free fall, then please do ask. Once again, Shruti has answered 1.25 meter. Okay. H is equals to 0.5. Yeah, fine. Yes. एकदम सही है. Others, please do answer. Is there any other formula we can use in this one? Shruti has used H is equals to 0.5, यानी कि half GT square, U 0 है. Is there any other formula we can use in this case? 1.10 approx height. ठीक है, उतना ही होगा. 1.25 लिखा है उसने, बट 0.15 का अंतर कैसे आ गया? इतना ज्यादा अंतर. ओके, लेट मी सॉल्व. यस, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2h. gh भी यहाँ पे यूज करते हैं क्योंकि फाइनल हमको पता है वेलोसिटी और g पता है, h निकालना है. तो v स्क्वायर अपॉन 2g कर दिया, आ जाएगा वहां से भी. सो once again I'll solve. डेटा क्या था यार? ओके, जस्ट क्विकली जस्ट टेल मी द डेटा, आई सॉल्व. h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर ना. अच्छा, टाइम बस बताना है ना यहाँ पे. टाइम क्या था एक बार जस्ट क्विकली टेल. ये 10 लिया है. टाइम क्या था? जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स, क्योंकि ये आई हैव टू क्लोज द स्क्रीन एंड देन आई हैव टू गो बैक, सो इट ब्रेक्स द फ्लो. 0.5 सेकेंड. ओके, 0.5 सेकेंड है तो 0.5 का स्क्वायर कर दिया, इससे कटा, ये कट गया 5 इंटू 0.25. तो हाँ, श्रुति आंसर वाज करेक्ट. यही आएगा 1.25 तक करीब कुछ इसका आएगा आंसर. एंड 1.10 आई गेस यू हैव टेकन या तो 9.8 लिया है, देन द आंसर इज कमिंग आउट टू बी दिस, क्योंकि अगर 10 लेंगे तब तो ये आएगा 1.25. आई होप यू गेटिंग दिस. So this is clear to everyone. I don't know whether it is clear to everyone because only 3 people are responding. For the rest, I hope that it is clear to you. क्योंकि next session में I'll make questions on these and then you'll have to answer, क्योंकि तब फिर समझ में आ जाएगा conceptual clarity कितना आई है. And I'll try to make questions which are of certain standard and which are being asked every year in the exam. These are basic questions, so if you get these, then you'll be able to solve those as well. So all 3 part done. Okay, all 3 part of this question done. Now let us come to this question. And this chapter has ended.
Only one thing, two, no, that does not remain actually. Thrust and pressure, which is also a part of gravitation. It's included in the book that we have done. But yeah, questions कर सकते हैं उस पे और. And centrifugal centripetal, वो I thought of doing it today only, but I think that can be collaborated with thrust and pressure only. So we can do that at that particular class only. आज के लिए I thought कि questions would be good. चलो solve this question. Okay. Shruti has answered 14 meter per second. Okay, fine. So first part, we just we're talking about the first part. So let us see. Once again, we'll be analyzing. An object is thrown vertically upwards and rises to a height of 10 meter. So just have a look at the question. क्या चीज दी गई है हमको? And these thoughts might come into your mind कि अरे these basic classes which are taking place, be it maths, be it classical physics, modern physics, chemistry, ये सब तो बहुत आसान है, ठीक. But believe me, ये paper में I've seen, be it any portion, physics, math, science, chemistry, GS, anything, that is nothing but basic only, and इतना depth से पूछते हैं NCERT से, एक एक sentence को पकड़ के जो question बनते हैं, ठीक. And then we realize कि अरे we read out so many books, we read Lakshmikant, we read this, we read that, but we forgot NCERTs. So even I also did this in the very beginning of the preparation. I thought कि नहीं, heavy books are the things which we have to go with. We have to go along reading these books and all. But trust me, NCERTs are the best, and you can make questions from NCERTs can literally decide your rank. I believe this is my opinion, and both of all our faculties, they also keep on reiterating on this point that why are NCERTs so important. So even I have started believing that yes, NCERTs are the things to go with, and try to form questions out of NCERTs. Even I try, because NCERT से क्वेश्चन बनते हैं कभी कभार, and then you realize कि yes, NCERT से जो क्वेश्चन बन रहे हैं, those are the questions which are being asked in the paper, and we tend to read very high books. So because we don't have to generally read all these books, if the time is constrained, then we have to focus on those books which are useful to us. Not all, we don't have to read everything. So ये लग सकता है कि अरे बहुत basic है, but believe me, next class I'll formulate questions from NCERT. I'll try, and let's see how easy it is then. Okay, so just tell me the data. So 10 meter, and just remember one thing. यहाँ पे they are saying कि it is thrown upwards. Thrown मतलब जो फेंका है कुछ, ठीक. फेंका है तो किसी वेलोसिटी से फेंका होगा. By the time, at that small time, the ball leaves your hand or the object leaves your hand, it has to have some velocity. That means initial cannot be zero here. So we have to find the initial only. In this case, we have to find the initial only, and it is said कि h बराबर 10 meter, यानी कि h is equals to 10 meter. Okay, h is 10 meter. That means the maximum height we are talking about here. This is the maximum height which the ball has reached. And just remember this one thing: if in physics, in 1D motion and these things, if they are talking about maximum height, that means from that point, उस point पे जाने के बाद से, after reaching that point, it will start to fall down.
सो कैन वी नॉट से कि वहां पर जाकर, अच्छा आई विल नॉट से, जस्ट टेल क्या होगा, आई विल नॉट से दिस थिंग कि उस हाईएस्ट पॉइंट पे होगा क्या, कैन समवन टेल? यस यस श्रुति, एग्जैक्टली, उस हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, आपने किसी वेलोसिटी से भेजा था जो कि यू थी, तो अब वेलोसिटी फाइनल, फाइनल क्या होगी, जहां पे वो रुकेगा ना, तो जब फाइनल रुकेगा, जब उसकी मैक्सिमम हाइट अटेन कर जाएगा 10 मीटर, तो यहाँ पे जाके रुक जाएगा, मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए रुकेगा। ऐसा नहीं कि बॉल वहां पर रुक गई अपना आराम से वेट कर रही है कि कब ग्रेविटी हमको नीचे खींचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट एट दैट पॉइंट, जस्ट एट दैट पॉइंट वो रुक जाएगी वहां पे, जस्ट बहुत छोटा सा टाइम होगा, बट एट दैट पॉइंट विल कंसिडर v एज टू बी जीरो। नाउ टेल विच इक्वेशन कैन बी यूज्ड हियर। इस पॉइंट पे रुक गई बॉल, u हमको निकालना है, h हमको पता है, तो मेरे ख्याल से तो यही इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अच्छा हाँ चलो एक चीज बताओ, 2gh, चलो ये बताओ, इज दिस द इक्वेशन विच वी हैव टू यूज, इज दिस द करेक्ट इक्वेशन जो यहाँ पे यूज होगी? -2gh, एग्जैक्टली, यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट गए हम। इफ यू आर गोइंग अगेंस्ट समथिंग यू आर बीइंग अ नेगेटिव पर्सन और दैट पर्सन इज बीइंग नेगेटिव टू यू। ठीक, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh, v जीरो फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, वेरी स्मॉल टाइम वी आर कंसिडरिंग v एज जीरो, तो ये u इधर आएगा, ये भी माइनस होगा, ये -2gh था, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2gh, माइनस माइनस कैंसिल, बेसिक मैथमेटिक्स, इससे ज्यादा मैथ्स नहीं आती है मुझे भी, तो बस u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, दैट इज इट। g की वैल्यू पुट की 10 इंटू h कितना था, 10 था, सॉल्व करो उसको, एंड सॉल्व करने के बाद शायद श्रुति हैज ऑलरेडी आंसर्ड, राइट? कितना था शायद, क्या आंसर था, 14 मीटर पर सेकेंड, यस अप्रोक्सीमेटली, तो 10 तो बाहर आ जाएगा, दिख ही रहा है, 10√2 और √2 शायद होता है 1.41 कुछ होता है शायद, है ना, तो 14.1 या फिर अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 14 मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Fine. And before proceeding further, one more thing. If all those who are from physics background, do you have something to add to these things that you think I have missed out? Because everybody can add. We all are here to learn. So anyone can add because I might have missed out on something. So if anything has to be added, any basic thing, okay, don't just then say कि differential calculus और ये सब acceleration जहाँ पे constant नहीं, not those cases, just those cases जहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसकी बात करेंगे, gravitational acceleration due to gravity. I guess 2-3 are from physics side, right? So Shruti, Shubham, Astik, if anyone has to add anything, then please do add right now so that even others and I also will get some knowledge. If anyone throwing something from height, okay, so that is your question, right? Is that a question or you're trying to add something? A topic, oh अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो ये कर सकते हैं, ये टॉपिक भी, ओके, बट आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस ऑन दैट, बट हाँ ये हम लोग ऐसे ही रैंडम कर लेंगे ये क्वेश्चन, आई जस्ट टेल क्विकली ओनली, ठीक? तो देखो, a very good topic which needs to be added here. See, so initially what we have considered is कि things are dropping from a height, from this height things are dropping, so we consider u as zero, but consider you are standing on a rooftop and say a very high building, okay, and there's a friend of yours standing below, outside in front of the building,
and you have to throw him something. Okay, you have to give him something, and there is negligible air resistance, but it's a huge building, and when you will drop the object, so there is a chance that due to the air movement, air resistance, it might go a left, right. ऐसा हो सकता है. We have seen this with paper only. Paper के साथ तो that is a concept of pressure also. वो हम लोग समझ लेंगे. But यहाँ पे so क्या करते हैं हम लोग तब? Then we have to throw it. ठीक. And at that point, okay, at that point जब throw करेंगे, then you do not consider u as to be zero. In that case, you can't take u as to be zero because you're throwing it, you're not dropping it. जैसे नीचे से ऊपर फेंक रहे थे तो u जीरो नहीं ले रहे थे, राइट? तो उस केस में भी हम लोग यहाँ पे इसको जीरो नहीं ले सकते हैं. ठीक, चांस ही नहीं है ना, कोई चांस नहीं. हम लोग फेंक रहे हैं उसको, ड्रॉप कर रहे होते दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट केस व्हिच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट यहाँ पे फेंक रहे हैं. So उस केस में u जीरो नहीं लेंगे. So if the question is saying that a person standing at a rooftop throws a ball, that is the keyword. A person throws up, that is the keyword. Throws a ball. Okay, then you can't take u as zero. Remember this one thing. Okay, तब आपको u मतलब या तो निकालने बोलेगा या आपको ऑलरेडी दे देगा कि ये u ये है. Every time you can't take u as to be zero. It depends upon the question and the keywords. Just a second, I have a power cut at my side. Okay, fine. So yeah, I was connected to the charger supply. Okay, fine. So as we have already discussed this one thing that फेंक रहे हैं तो u जीरो नहीं हो सकता है. जस्ट रिमेंबर दिस वन थिंग. कीवर्ड्स पे फोकस करना है हमेशा क्वेश्चन में. कीवर्ड्स क्या बोल रहे हैं, ठीक? आई डोंट थिंक एक्सेप्ट फ्रॉम दिस एनीथिंग इज रिमेनिंग. इफ देयर इज समथिंग रिमेनिंग देन प्लीज डू टेल और वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक, इस पे क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, आप तो समझ में आ ही गया ना. तो व्हाट इट कैन आस्क यू इज कि फाइनल वेलोसिटी बताओ व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, क्योंकि u तो दिया है अब आपको. या फिर ये भी बोल सकता है कि टाइम बताओ. ठीक, वी यू दोनों दिया रहेगा, फिर पूछेगा टाइम बताओ. एनीथिंग कैन बी आस्क्ड टू यू. या फिर एच पूछ सकता है. ठीक, बस ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के क्वेश्चन से बैठाने हैं बस. आई होप आई एम नॉट टू फास्ट बिकॉज आज क्वेश्चंस हुए हैं काफी. दिस वन, अच्छा, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, ये इसी का एक क्वेश्चन था, राइट? जस्ट सॉल्व दिस वन एज वेल. क्या था इसमें? राइजेस अपवर्ड हाइट कैलकुलेट व्हिच वाज थ्रोन अपवर्ड्स. टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट. ठीक है, सो व्हाट शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? आई सॉल्व इट. Okay, should we have answered 1.43 seconds. So just one more thing. Firstly, so if we are talking about the highest point, so can we say v barabar is 0? Then we have already discussed. Then going against gravity, then against once again use minus u square is equals to minus 2gh. Achha, in this case we have to find the time, right? Time taken to reach the highest point. So we cannot use this equation. Sorry. We have to find the time. So v is equals to u minus gt. I think this would do. U we know, v is 0. Time is equals to u by g. U was, what was u? What was u? Did we calculate, right? What did we calculate to be u as? u क्या आया था? 14 मीटर पर सेकेंड आया था. ठीक है, एंड देन टाइम पता ही है हमको, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा. ठीक, समझ में आ गया ये चीज? अभी ये समझ में आ गया ना कि अभी जस्ट आई टोल्ड यू कि हाईएस्ट पॉइंट पे जब जाएगी कोई चीज, हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंच गई कोई चीज, तो मैक्सिमम उसकी वेलोसिटी हो चुकी है अटेन. अब उसकी वेलोसिटी जब नीचे आएगी ना तो बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन वहां तक उसने एक जर्नी में, मतलब इस जर्नी में से बॉल यहां से यहां तक जा रही है, इस जर्नी में यहां तक उसकी मैक्सिमम आ गई है. अब वो नीचे जाएगी यहां से ऐसे,
तो अब ग्रेविटी के साथ जा रही है तो एक्सीलरेशन होगा फिर से, इस केस में रिटार्डेशन हो रहा था। ये अच्छा, रिटार्डेशन एक्सीलरेशन कनेक्ट कर पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे, कि इस केस में रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी घट रही है, क्योंकि घट रही है तभी यहाँ पे जीरो हुई, बट इस केस में एक्सीलरेशन होगा। और सिंपल से इसको समझने का तरीका वही कन्वेंशन वाला तरीका है, कि ये आपने समझ लिया कि कन्वेंशन में हमने क्या बोला था, साथ चलोगे किसी के तो पॉजिटिव रहोगे, किसी के अगेंस्ट जाओगे तो नेगेटिव हो जाओगे, बस वही वही सब चीजें। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से शायद आंसर आ जाएगा। ठीक, एंड टाइम भी आ जाएगा 1.43 सेकेंड, बिल्कुल सही। ठीक, क्लियर करते हैं इसको, 1 मिनट 2 मिनट और 3 मिनट, और चैप्टर खत्म हो गया है, तो इसीलिए आज आई एम नॉट ओवर एक्सटेंडिंग द क्लास, चैप्टर वैसे ही खत्म हो चुका है। तो एक क्वेश्चन और शायद है, ये वाला क्लियर है, 2 क्वेश्चन और है। सिमिलर क्वेश्चन है ना, आई थिंक वे सिमिलर क्वेश्चन है सारे ही। स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट इतना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, मतलब जस्ट यू कैन सी दैट कि ले दे के सारे क्वेश्चन जो हैं इस पे ही डिपेंड कर रहे हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन में ही आप कहाँ पे क्या प्लेस कर रहे हो, दैट इज इट। कुछ ऐसा अलग नहीं है किसी भी क्वेश्चन में कि यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, या कुछ ऐसा आ गया कि जो पता ही नहीं है हमको, ग्रेविटी बदल गई कि यहाँ पे हम फिर कहीं पोल पे चले गए, इक्वेटर पे चले गए, कुछ ऐसा नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन है, बट हाँ मिक्स कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी डिस्कस, वो आई फॉर्मुलेट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, एंड देन विल सी कि और क्या यहाँ पे नए कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। सो इफ एनीवन थिंग्स कि सॉल्व कर सकते हैं तो जल्दी से इसको सॉल्व कर दो, एक बार खत्म हो जाएंगे, 2 ही क्वेश्चन है। 2 सेकेंड आंसर आ गया है, हाउ लॉन्ग, ठीक है 2 सेकेंड ही होगा मेरे ख्याल से। हाइट दिया है हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी 5 हो गया, टी स्क्वायर इधर दिया 20, 5 डिवाइड किया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, हाँ 2 सेकेंड, 2 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। एंड व्हाट विल बी द स्पीड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, तो बी निकालना है, ड्रॉप किया है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, जी पता है टी पता है, क्या स्पीड होगी 40 मीटर पर सेकेंड आई गेस, 10 इंटू टी, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, हाँ 20 मीटर पर सेकेंड होगी इसकी स्पीड। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ऐसे ये भी है, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ इतना, हाउ हाई इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल। सी सेम तरीका है, सेम ही क्वेश्चन है, बस घुमा के दे दिया है आपकी, हाउ हाई before it begins to fall। तो अगर ये क्वेश्चन में दिया ना how high it go before it begins to fall, that means if the question is clearly trying to say कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी, क्योंकि गिरेगा कब कोई इंसान, मतलब एक पत्थर कब गिरेगा, जब वो मैक्सिमम ऊंचाई पे पहुंच जाएगा अपनी, ठीक, उससे आगे नहीं जा सकता है, तभी वो गिरेगा। ये भी किससे निकलोगे, एच इज इक्वल टू हाफ, अच्छा नहीं इसमें स्पीड दी है ना, तो किससे निकलेगा ये बताओ। मेरे ख्याल से तो ये निकलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 जी एच से निकलेगा, क्योंकि इनिशियल स्पीड हमको पता है, फाइनल हमको पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल जीरो हो जाएगी, तो वी जीरो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एच, यू स्क्वायर विल बी 400, जी पता है जी 20, तो मेरे ख्याल से 20 कुछ आएगा शायद, 20 हाँ 20 मीटर, 20.4 मीटर, 9.8 लोगे 20.4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे हो गए क्वेश्चन खत्म। अब किसी को कोई डाउट, कुछ लग रहा है कि हाँ नहीं समझ में आया, या कुछ ऐसा लग रहा है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, मतलब जिन लोग, मुझे दिख रहा है कितने लोग को क्लियर, मतलब क्लियर हुआ होगा, बाकी लोग को भी, यू माइट नॉट हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस, बट अगर किसी को लग रहा है कि यहाँ पे आंसर नहीं कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं है एंड थोड़ा सा डाउट है कॉन्सेप्ट में, देन प्लीज डू टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम, आई ट्राई टू रिजॉल्व दोस डाउट्स। कुछ भी ऐसा आ रहा है ना क्वेश्चन, कुछ भी ऐसा दिमाग में छोटा सा छोटा क्वेश्चन कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ठीक, रिगार्डिंग द टॉपिक, ठीक 10th क्लास तक की आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक 11 12th में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही बहुत ज्यादा कोर्स है, एंड प्लीज कोर्स को और नहीं बढ़ाना है हम लोग को, 10th तक पढ़ना है केवल, बट अच्छे से पढ़ना है, सो वो 10th तक ध्यान देना है, बस उतना अपनी सिलेबस को कन्फाइन करना बहुत जरूरी है। एंड एज सर हैज ऑल्सो सेड कि जब टाइम कंस्टेंट होता है, सो क्या पढ़ना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक, तो इतने में डाउट्स हैं,
देन प्लीज डू आस्क. बाकी तो आप सब लोग को आते ही फिजिक्स काफी अच्छे से आई थिंक. एंड we'll be meeting in the next session. And thank you for responding. Have a good day, and you can stop the recording.